हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं सीए गुरप्रीत, आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का फैकल्टी। आज हम लोग बच्चों डेमो सेशन लेके आए हैं। आज बेसिक्स ऑफ लॉ हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन आपका आना चाहिए कि ये लॉ क्या होता है। लॉ क्या होता है? ओके सर, व्हाट इज लॉ? क्या आपको पता है लॉ क्या होता है? नहीं सर, हमें तो नहीं पता सर लॉ क्या होता है। हमने सर लॉ पढ़ा तो था, बट हमें नहीं पता कि लॉ क्या होता है। आपको कुछ आज मैं सवाल जो है बेसिक्स ऑफ लॉ करवाऊंगा। पहले क्या करवाऊंगा मेरे बच्चा? बेसिक्स ऑफ लॉ। ठीक है, व्हाट इज लॉ बताऊंगा, लॉ होता क्या है। हु कैन मेक लॉ इन इंडिया ये बताऊंगा। लॉ इंडिया में कौन बना सकता है? हु कैन मेक लॉ इन इंडिया। ठीक है, थर्ड आएगा मेरे बच्चा व्हाट इज लॉ, हु कैन मेक लॉ इन इंडिया। एंड थर्ड क्वेश्चन आएगा प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू मेक लॉज इन इंडिया। एक नया लॉ लाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ये सारी बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, ओके। तो स्टार्ट करते हैं पहले व्हाट इज लॉ से। पहला सवाल तो ये देखिए बच्चा, ये हमारे कौन है? ये हमारे खड़ूस पापा हैं। ओ, खड़ूस पापा। और ये कौन है? उनकी मासूम बेटियां। मासूम बेटियां। तो खड़ूस पापा, मासूम बेटियां। हमने, अब आप पूछेंगे सर आपने पापा को खड़ूस क्यों कहा, वो तो दिल से बहुत अच्छे होते हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेचारी ये दो नन्ही बालिकाएं मासूम लड़कियां कह रही हैं। क्यों कह रही हैं सुनो, क्योंकि पापा ने ना अपने घर पे कुछ रूल्स बनाए हैं। कह रहे हमारे घर में ये रूल फॉलो होने चाहिए। कैसे कैसे रूल्स बनाए हैं? पहला रूल पापा ने बनाया कि स्लीप बिफोर 10 PM। कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं बच्चियों को रात के 10 बजे से पहले सो जाया करो। एंड वेक अप एट 5 AM शार्प। और सुबह 5 बजे उठ जाया करो। देख रहे हो क्या सी आंखों से आंसू आ गए इस लड़की के ये सुनते ही। ये कैसा रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट बनाया है तो बनाया है। बट क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन घर के लिए पापा ने अपने बच्चों को परेशान करने के लिए बनाए हैं, या इसके पीछे कोई और कारण है? तो इसके पीछे मेन कारण है बेटा, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों में क्या आ जाए? डिसिप्लिन आ जाए। उनके बच्चों में क्या आ जाए? डिसिप्लिन आ जाए। अगर वो टाइम से सोएंगी और टाइम से उठेंगी तो उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाएगा। और आज की तारीख में डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है, अगर आप कुछ जीवन में बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो। ओके सर, पापा ने एक और रूल बनाया। कह रही है बच्चियों को कहा नो आउटसाइड फूड और ड्रिंक्स। पापा ने कहा बाहर का कुछ भी चटपटा मत खाना, गोलगप्पे चाउमीन ये सब बंद, सिर्फ घर का ही खाना खाना है, तुम्हें बाहर से कोई भी चीज नहीं खानी है। क्या ये रूल भी पापा ने अपनी बच्चियों को परेशान करने के लिए बनाया, या इसके पीछे कोई कारण है? कारण है। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हेल्दी रहें, क्योंकि अगर वो बाहर का खाना खाएंगे तो हो सकता है कि वो बेचारी बीमार पड़ जाएं। बट बच्चियां तो सोच रही है पापा कितने जालिम हैं। बच्चियां क्या सोच रही है? पापा कितने जालिम हैं। थर्ड रूल, पापा ने कहा स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन शाम को 7 बजे से पहले घर में आ जाना, उससे लेट कभी मत आना। ये भी पापा ने रूल बनाया है। अब लड़कियां कह रही है कि हमारी तो सारी फ्रेंड रात को 10-10 बजे तक बाहर घूमती है और हमें 7 बजे को ही घर पे आने को कह दिया जाता है। कितने खड़ूस पापा हैं। लेकिन पापा ने ये रूल भी किसी पर्पस के लिए बनाया है। वो पर्पस क्या है? वो चाहते हैं अपनी बेटियों की सेफ्टी। करेक्ट, वो क्या चाहते हैं? अपनी बेटियों की सेफ्टी चाहते हैं, इसीलिए और भी रूल बनाए हैं। कह रहे हैं सुबह जब उठते हो ना तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो। क्यों? इससे तुम्हारी नॉलेज एनहेंस होगी। इससे तुम्हारी नॉलेज एनहेंस होगी।
तो क्या आपके घर में भी इस तरह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है? द आंसर इज होंगे। हो सकता है आपको लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती हो सकता है आपको पॉकेट मनी मिलती ही ना हो सकता है और कोई ऐसा बच्चा कह रहा है कि सर हमारे यहाँ तो सर रोज नहाने का रूल है। बेटा वो रूल नहीं है, वो तो प्रथा है। चलो आगे बात करते हैं। सर ये सब ज्ञान क्यों बता रहे हैं आप हमें? बेटा आ रहा हूं क्योंकि हमारा क्वेश्चन चल रहा है व्हाट इज लॉ। मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, जैसे फैमिली का बड़ा मेंबर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है घर को सही से चलाने के लिए, उसी तरह से देश को चलाने के लिए सरकार रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। ओ, क्या अब समझ आया आपको? यानी लाइक इन केस ऑफ फैमिली, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड जनरली बाय एल्डेस्ट मेंबर। नॉर्मली जो घर का बड़ा पर्सन होता है वो रूल्स या रेगुलेशन बनाता है। उसी तरीके से जब रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, करेक्ट, अपनी कंट्री या स्टेट के लिए, तो हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। क्या आपका पहले क्वेश्चन का आंसर मिला? व्हाट इज लॉ? रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉन एज लॉ। हाउएवर इस पे अभी थोड़ी सी और चर्चा होगी कि सेंट्रल और स्टेट ही बनाते हैं, कोई और बनाता है, उस पे भी अभी चर्चा होगी। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब मैं आपकी कुछ कॉमन सेंस टेस्ट करना चाहता हूं। कॉमन सेंस में आप मुझे बताओ, मिस्टर शर्मा है और मिस्टर वर्मा। मिस्टर शर्मा के घर में एक रूल्स हैं। शर्मा के घर में जो रूल्स हैं, मुझे बताओ क्या वो मिस्टर वर्मा की फैमिली को एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? मिस्टर शर्मा के बनाए हुए रूल्स क्या मिस्टर वर्मा की फैमिली को एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? क्या लगता है आपको? सर हमें लगता है नहीं होंगे। वाओ, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मिस्टर वर्मा की फैमिली को कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे? जो मिस्टर वर्मा ने बनाए होंगे। यस और नो? यस सर। बट अब मैं आपको एक और सिचुएशन देता हूं। मान लो शर्मा जी के घर पे एक रूल है, एंड रूल क्या है कि नो फुटवेयर्स आर अलाउड इनसाइड द हाउस। नो फुटवेयर की स्पेलिंग गलत हो गई, क्या सीए बनेंगे रे ये? नो फुटवेयर्स आर अलाउड इन दी हाउस। मतलब आपको घर में एंट्री करने से पहले अपने फुटवेयर, चाहे चप्पलें हो चाहे जूते हो, वो घर के बाहर रखे शू रैक पर ही उतार के आने हैं। घर के अंदर फुटवेयर्स के साथ एंट्री अलाउड नहीं है। ये मिस्टर शर्मा के घर का रूल है। अब एक दिन क्या हुआ, मिस्टर वर्मा अपनी फैमिली को लेकर मिस्टर शर्मा के घर जा रहे थे। मिस्टर वर्मा अपनी फैमिली को लेकर मिस्टर शर्मा से मिलने जा रहे थे। मुझे बताइए, क्या मिस्टर शर्मा के घर में घुसने से पहले उन्हें यह रूल फॉलो करना पड़ेगा या नहीं? क्या लगता है अब आपको? बिल्कुल करना पड़ेगा। जी हां, एक्सेप्शन चाहे तो शर्मा जी दे सकते हैं, बट नॉर्मल यही है कि उन्हें जूते उतार कर ही, चप्पलें उतार कर ही अंदर जाना चाहिए। यानी आपने जो पहला आंसर दिया था कि भैया शर्मा के रूल वर्मा की फैमिली को लगेंगे कि नहीं, वो आपका आंसर सही था। बट कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हो सकते हैं जहां पे कि शर्मा के बनाए हुए रूल्स वर्मा की फैमिली को फॉलो करने पड़ सकते हैं। जब वो नॉर्मली उनके घर वगैरह आते हैं तो ऐसा हो सकता है। नॉट ऑल रूल्स बट फ्यू रूल्स। सिमिलरली मुझे बताओ, इंडिया की गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, क्या वो नेपाल में रहने वाले लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? बताइए। सर मुझे लगता है कि नहीं करने पड़ेंगे, बट हां, अगर नेपाल के लोग इंडिया में आते हैं तो कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो उन्हें इंडिया में रहते टाइम फॉलो करने पड़ेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यानी नॉर्मली इंडिया के लोग इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, बाकी नेबरिंग कंट्रीज के फॉलो नहीं करेंगे। बट अगर वो यहां पर आते हैं तो हो सकता है उन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पर फॉलो करने पड़े। सिमिलरली एक और देखते हैं, जैसे गुजरात में
अल्कोहल बैन है, गुजरात में एक रूल है, गुजरात में एक रूल बना हुआ है, लॉ बना हुआ है कि भैया अल्कोहल बैन है वहां पे, बट महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। मुझे बताओ क्या गुजरात में ये वाला जो रूल बना है अल्कोहल का, क्या महाराष्ट्र के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। बट अगर महाराष्ट्र के लोग कभी विजिट करते हैं गुजरात तो क्या उन्हें फॉलो करना पड़ सकता है? द आंसर इज यस। बट क्या इसमें एक्सेप्शन प्रोवाइड करा जा सकता है? हाँ, अगर गुजरात की सरकार चाहे तो बाहर के लोगों को कुछ एक्सेप्शन दे सकती है, बट वो उनकी मर्जी के ऊपर है। बट नॉर्मली अगर वो यहां आते हैं तो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको क्लियर होगी? यस और नो? यस सर। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट खत्म हो गया, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज लॉ पूरी तरह से। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज लॉ नीडेड? व्हाई लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? भाई ये इंसान ने बनाए हैं लॉ, लॉ शुरू से तो नहीं थे, करेक्ट? जानवरों ने तो कोई लॉ नहीं बनाया हुआ है, बट इंसानों ने लॉ बनाए, यानी और इंसान कभी चीज तभी बनाता है जब उसकी जरूरत होती है। तो लॉ बनाने की, ये इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत क्यों है? जैसे अगर सिंपल जाऊं मैं इधर, तो ये जो पापा ने रूल्स बनाए थे ये किसी कारण की वजह से बनाए थे। वाई? बिकॉज ये कारण थे। इसी तरह से जब देश की सरकार लॉ बनाती है तो क्यों बनाती है? किसी ना कोई कारण रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले क्या होता था ना, इंसान पैरों पे चलता था। जब इंसान, पहले बहुत अर्ली एजेस की बात कर रहा हूं, पैरों पे चला करता था। जब भी उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता था तो वो पैदल चल के जाता था। ये पुरानी बात है, ठीक है? उसके बाद इंसान ने थोड़ी सी डेवलपमेंट करी और पहिया बना लिया, व्हील बना लिया, करेक्ट? और उसने क्या करा, पहिए से जानवर को बांधा और कहा चल जानवर चल, चल जानवर चल, ऐसा उसने कहा, ठीक है? ओके सर। अब हुआ क्या भैया, ये तो इंसान यहां तक नहीं रुका, इंसान तो हमेशा और तरक्की करना चाहता है। तो उसने और तरक्की करी और उसने एक रेवोल्यूशन लाया जिसका नाम था मोटर। उसने एक मोटर बना दी। अब व्हील तो थे ही थे, उसमें मोटर लग गई। तो अब क्या हुआ, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बहुत जल्दी पहुंच पाए और हमारे कोई एफर्ट्स भी नहीं लगे, हमारे कोई एफर्ट्स भी नहीं लगे। तो ये जो रेवोल्यूशन आया ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। लेकिन जैसे ही कोई रेवोल्यूशन आता है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती है। और इन मोटर्स आने के बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी। जैसे पहली प्रॉब्लम पता क्या आई? एक्सीडेंट। जब इंसान पैरों पे चलता था ना, तो दो इंसान जा रहे होते थे और अगर उनकी टक्कर होगी, मान ली इधर से लड़का जा रहा है और उधर से लड़की आ रही है और उनकी टक्कर हो गई, तो क्या होता था, किसी को चोट नहीं लगती थी। बिकॉज जब दो इंसान टकराते हैं तो क्या होता है, दोनों की किताब गिरती है, दोनों की नजरें मिलती है, लव स्टोरी बनती है, करेक्ट? लेकिन अब ऐसा नहीं। अब लड़का कार लेके निकला है तेजी पे, लड़की कार लेके निकली है तेजी पे, दोनों की अगर अब टक्कर होती है तो लव स्टोरी नहीं बनती है, हॉस्पिटल का बिल बनता है। यस और नो? यस सर। तो दिस इज द वन प्रॉब्लम। सेकंड, जैसे जैसे गाड़ियां पॉपुलर हो गई है ना, लोग खरीदने लग गए, वैसे वैसे रोड पर ट्रैफिक बढ़ने लगा, रोड पर ट्रैफिक बढ़ने लगा, जिससे ट्रैफिक जैम होने लगे। तो पहले ए पॉइंट से, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में पैदल 20 मिनट्स लगते थे, अब वही पॉइंट में गाड़ी पे जाने से इतना जैम होता है कि 30 मिनट्स लगते हैं। तो आप कहते हो इससे अच्छा तो पैदल ही चला जाऊंगा। यानी जिस चीज के लिए हमने मोटर बनाई थी कि भैया हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जल्दी पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक जैम की वजह से उल्टा हो रहा है। ट्रैफिक जैम की वजह से हम तो भैया फेल हो गए, हमने जिसके लिए बनाई थी, हमारा पूरा रेवोल्यूशन ट्रैफिक जैम से फेल होने लगा। तो सरकार को लगा ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट्स में बहुत लोगों की जानें जा रही हैं, ट्रैफिक से बहुत लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन दोनों प्रॉब्लम को, कौन सी, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम और रोड पे होने वाले ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने एक लॉ लाया, एक एक्ट लाया, जिसका नाम था मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। ठीक है, 1988 क्योंकि 1988 में आया था एक्ट। अभी हम धीरे धीरे इस पर डिस्कशन करेंगे। बट इसमें क्या लिखा हुआ है, सारे मोटर व्हीकल से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू मोटर व्हीकल।
ठीक है, ओके सर। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि ट्रैफिक लाइट्स में अगर रेड है तो रुकना है, ग्रीन है तो जाना है, इन सिग्नल्स को फॉलो करना है, ट्रैफिक सिग्नल्स को। अगर आपके पास गाड़ी है, मोटर व्हीकल है, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर सीखनी है तो लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर ये रूल नहीं लाया होता कि बिना मतलब ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो जिसको ड्राइविंग नहीं भी आती वो भी कार लेके सड़क पे निकल सकता है और किसी को भी उड़ा सकता है। तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जिससे कि इससे ट्रैफिक भी कम हुआ और एक्सीडेंट्स भी कम हुए। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर लेकिन इस एक्ट के आने के बाद आज भी एक्सीडेंट्स होते हैं, इस एक्ट के आने के बाद आज भी ट्रैफिक जैम्स होते हैं, तो क्या, तो फिर ये एक्ट लाया है क्यों गया? ये तो फेल हो गया ना। नहीं मेरे बच्चा, जितना अगर इस एक्ट को नहीं लाया जाता तो ज्यादा एक्सीडेंट्स होते, इस रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं लाया जाता तो ज्यादा एक्सीडेंट होते, ज्यादा ट्रैफिक जैम होता। अब क्या हो गया, एटलीस्ट कम हो गया है, कंट्रोल हो गया है। यानी लॉ उस सिचुएशन को पूरी तरह इरेडिकेट नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता उस प्रॉब्लम को, बट हाँ एक हद तक उसे सॉल्व कर सकता है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? यस और नो? यस सर, ये बात हमें क्लियर हुई। सो व्हाई लॉ इज नीडेड? लॉ इज नीडेड कि यहां पे कोई बड़ी प्रॉब्लम थी पब्लिक की जिसको हम सॉल्व करना चाहते थे और उसके लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ लाया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि भैया आजकल, पहले यूपीआई पेमेंट्स होती ही नहीं थी, यूपीआई पेमेंट्स अभी आई हैं, पहले डिजिटल पेमेंट्स होती ही नहीं थी, वो अब आई हैं। बट अब डिजिटल पेमेंट और यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को लगेगा कि भैया यार ये तो रोकना चाहिए हमें से इस तरह के फ्रॉड्स को, तो उसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएंगे, एक्ट। जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है, जब पहले गाड़ियां नहीं होती थी तो इस एक्ट की जरूरत नहीं थी, अब गाड़ियां आ गई तो इस एक्ट की जरूरत आ गई। पहले इंटरनेट नहीं होता था तो साइबर सिक्योरिटी लॉ की जरूरत नहीं होती थी, अब इंटरनेट से फ्रॉड हो सकते हैं तो उसकी जरूरत आ गई। तो जैसे जैसे चीजें एडवांस होती जाती हैं, उससे जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व अगर लगता है देश की सरकार को करना चाहिए तो उससे रिलेटेड लॉ लेकर आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लॉ इंडिया में कौन बना सकता है? क्या आप चाहे तो लॉ बना सकते हैं कि कल मैं एक नया लॉ ला रहा हूं, ये लॉ का नाम है वसूली एक्ट, और पूरी दुनिया, इंडिया के सारे रेसिडेंट्स को मुझे 5-5 रुपए यूपीआई करनी है, ये रहा मेरा नंबर, और सारे जितने लोग हैं मुझे 5-5 रुपए ट्रांसफर कर देना कल। क्या ऐसा आप एक लॉ ला सकते हैं और बाकी लोग फॉलो करेंगे? द आंसर इज नो। यानी कौन लॉ ला सकता है, उसको कहां से पावर मिली है, कैसे लॉ ला सकता है, ये सब चीजें हमें जाननी पड़ेंगी, तभी तो हम समझ पाएंगे उसकी गहराई को। यस और नो? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज द पावर टू मेक लॉज इन इंडिया? हु हैज द पावर टू मेक लॉज इन इंडिया? चलिए, तो बेटा अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश का संविधान, जहां पे आपको बोलने का हक आपको यहीं से मिला है, करेक्ट? आपको जीने का हक भी यहीं से मिला है, यानी आपके जितने भी राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्न होते हैं। पूरे देश के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह से लॉ कौन बनाएगा, उसकी पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही दी गई है। थोड़ा सा पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन दी वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड के, आप किसी भी कंट्री जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है, वहां के वर्ल्ड में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड्स की काउंटिंग में इंडिया का आता है, इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसको डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि आपकी बुक्स को चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है, चैप्टर्स को यूनिट्स में, यूनिट्स को सब यूनिट्स में, सब यूनिट्स को टॉपिक में, वैसे ही इसको कॉन्स्टिट्यूशन को 25 भागों में डिवाइड करा गया। 25 भागों में 448, और पार्ट्स के अंदर कुछ कुछ आर्टिकल्स दिए गए जो कितने हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, एंड 12 शेड्यूल दिए हुए हैं। 12 शेड्यूल मतलब एंड में 12 लिस्ट दी हुई है, वो आपको देखनी है, करेक्ट? अब जो ओरिजिनल कॉपी थी ना वो हैंड रिटन थी, वो हैंड रिटन थी, किसने लिखी थी? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मुझे बताओ, क्या इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था या सिर्फ लिखा था? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था या लिखा था? इन्होंने सिर्फ लिखा था अपने हाथों से। बनाने के लिए तो एक कमेटी थी जिसमें मेन रोल
B.R. अंबेडकर जी का था, करेक्ट, जिसमें मेन रोल कमेटी में B.R. अंबेडकर जी का था। इन्होंने तो सिर्फ अपने हाथों से अपनी राइटिंग, क्योंकि एक कैलीग्राफर थे तो इन्होंने हैंड रिटन लिखा था। ओके सर, इट टुक अराउंड, हमें इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लग गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए कंप्लीट करने में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर। अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर को किया गया। बट आया कब ये? फोर्थ में, इंडिया में फोर्थ में कब आया? 26 जनवरी 1950। और इसीलिए हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया में लागू हुआ था, इन्फोर्स हुआ था। और इन्हीं 448 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें लॉ बनाने की पावर 2 लोगों को दी गई है, जिसमें लॉ बनाने की पावर 2 लोगों को दी गई है। आर्टिकल नंबर 245 किसको दी गई है? 2 लोगों को दी गई है। देखते हैं, पहली पावर दी गई है पार्लियामेंट को, एक पावर दी गई है पार्लियामेंट को, और दूसरी पावर किसको दी गई है? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को। तो अगर कल को आपको पूछे कोई कि लॉ बनाने की पावर किसके पास है और कहां से आई, तो आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 448 आर्टिकल्स में से जो एक आर्टिकल नंबर 245 है, वहां यह लिखा हुआ है कि लॉ बनाने की पावर 2 लोगों को दी गई है। वन इज पार्लियामेंट, करेक्ट, एंड सेकंड इज लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। और पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है किस चीज की? पूरे के पूरे इंडिया के लिए भी लॉ बना सकता है, पूरी कंट्री के लिए, या कंट्री के किसी हिस्से के लिए भी पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकता है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि हर स्टेट का अलग होता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्योंकि हर स्टेट का अलग होता है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के लिए या अपने स्टेट के किसी पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि लॉ बनाने की पावर किसके पास है, तो 2 लोगों के पास है, पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। पार्लियामेंट पूरी कंट्री यानी इंडिया के लिए लॉ बना सकता है या इंडिया के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है, और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट या जिसको आप स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं वो किसके लिए बना सकता है? वो हर स्टेट का अलग होता है, तो वो अपने अपने स्टेट के लिए या अपने स्टेट के किसी हिस्से के लिए बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि सर आप कह रहे हो पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, आप कह रहे हो स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है, क्या इन दोनों के बीच में लड़ाई भी तो हो सकती है कि इस चीज के ऊपर लॉ मैं बनाऊंगा, इस चीज के ऊपर लॉ मैं बनाऊंगा? क्या उसका भी सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। लड़ाई ना हो इन दोनों के बीच, तो हमने क्लियरली क्या कर दिया, हमने 3 लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे दी। यहां पे हमने देखा था ना 12 शेड्यूल थे, 12 शेड्यूल, 12 शेड्यूल में से एक शेड्यूल है 7th शेड्यूल। उसमें उस 7वें शेड्यूल में हमने 3 लिस्ट बना के दी। लिस्ट 1 जिसको हम यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, इसमें वो सारे मैटर्स, वो सारे मुद्दे लिखे हुए हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाने का हक पार्लियामेंट को दिया है। यानी पहली लिस्ट जिसको हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में दी हुई है, उसमें यूनियन लिस्ट में वो सारे मुद्दे लिखे हुए हैं जिसमें कि लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है। उन मुद्दों पर स्टेट लेजिस्लेचर चाह कर भी लॉ नहीं बना सकता है। सेकेंड लिस्ट जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, उस लिस्ट में वो सारे मैटर्स, वो सारे मुद्दे लिखे हुए हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है उस चीज का लॉ बनाने की, उस मैटर पे लॉ बनाने की। एंड थर्ड लिस्ट आती है लिस्ट 3 जिसको हम कॉनकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। लिस्ट 3 जिसको हम कॉनकरेंट लिस्ट भी कहते हैं, ये लिस्ट में वो मैटर्स, वो मुद्दे लिखे हुए हैं जिसपे कि दोनों पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर भी रूल, लॉ एंड रेगुलेशन बना सकती है। सर अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जो तीनों लिस्ट में नहीं है तो क्या होगा? तो उसकी पावर
पार्लियामेंट के पास ही है। यानी अगर उन तीनों लिस्ट में वो मुद्दा फॉल नहीं होता है तो वो पावर पार्लियामेंट को दे दी जाएगी। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। कॉन्करेंट लिस्ट का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, कॉन्करेंट लिस्ट का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एजुकेशन, क्योंकि कई सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो सकता है आप स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड किसने बनाया होगा? पार्लियामेंट ने, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो पार्लियामेंट ने सेंट्रल बोर्ड बना दिया एजुकेशन का। अब हर स्टेट लेजिस्लेचर अपना भी बना सकती है, करेक्ट, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो हर स्टेट ने अपना स्टेट बोर्ड भी बना दिया। क्या आप फील कर पा रहे हो मेरी बात को? इसीलिए उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? दोनों के पास पावर है, क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन का मुद्दा। ठीक है, ओके सर, तो ये तीनों भी चीजें कवर हो गई हमारी। ओके सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग न्यू लॉज इन इंडिया? इंडिया में अगर आपको कोई नया लॉ लेके आना है, मैं यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रोसीजर बताऊंगा? सेंट्रल जो मतलब पार्लियामेंट करती है बस उसकी बताऊंगा, स्टेट की भी सिमिलर है, उस पर डिस्कशन नहीं होंगे। मैं आपको कौन सी वाली बताता हूं कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कोई नया लॉ लाना है, करेक्ट, तो वो कैसे बनाएगा? ठीक है, वो कैसे होगा? तो ध्यान देना, मान लो सबसे पहले कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए लॉ लाने की जरूरत है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए लॉ लाने की जरूरत है, वो पता चल गई गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को पता चल गया देयर इज अ प्रॉब्लम और इसके लिए लॉ लाने की जरूरत है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के अंदर बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, वो ये चेक करेगी ये मुद्दा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मान लो जैसे कंपनीज एक्ट, उन्हें कंपनी लॉ, कंपनी से रिलेटेड लॉ बनवाना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, तो वो कहेंगे ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चल ड्राफ्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बना दे, जिसको हम बोलेंगे बिल। वो एक कमेटी बनाते हैं जो कि बिल बनाएगी, जिसको हम बोलेंगे, जिसमें ड्राफ्ट बिल, जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। फिर ये बनने के बाद डिस्कस होगा लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, दोनों का अप्रूवल। अब पहले किस में करना है? आप चाहें तो पहले लोकसभा में भेज दो, फिर राज्यसभा में भेज दो, पहले राज्यसभा में भेज दो, फिर लोकसभा में भेज दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों का अप्रूवल। अगर दोनों का अप्रूवल नहीं आता है, वो चेंजेस बताते हैं, तो उसमें ड्राफ्ट बिल में वो चेंजेस किए जाते हैं जो बताए जाते हैं, और फिर वो बिल दोबारा जाता है अप्रूवल के लिए। जब वो अप्रूव हो जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। वो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट की साइन के लिए जाएगा, प्रेसिडेंट की साइन के लिए जाएगा, और जिस दिन उसे प्रेसिडेंट का साइन मिल जाएगा, तो यही बिल को हम बोलने लगेंगे एक्ट। यही बिल को हम बोलने लगते हैं एक्ट, और ये एक्ट पब्लिश होता है भारत के राजपत्र, दैट इज ऑफिशियल गैजेट में। ये कहां पब्लिश होता है? भारत के राज्यपत्र, ऑफिशियल गैजेट है। ये गवर्नमेंट की मैगजीन है, जो जैसे आप बाकी मैगजीन देखते हो, और ये जिस दिन छप जाएगा मान लिया जाएगा कि लॉ आ गया है, या अगर कोई और डेट लिखी हुई है गैजेट में कि ये इस दिन से आएगा ये लॉ में, तो उस दिन से ये मान लिया जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है सारे? यस और नो? तो प्राइम मिनिस्टर का साइन लगता है या प्रेसिडेंट का लगता है? प्रेसिडेंट का साइन लगता है। कौन से हाउसेज में? सिर्फ एक हाउस का लगता है या दोनों हाउसेज का लगता है? दोनों हाउसेज का अप्रूवल लगता है। ड्राफ्ट बिल कौन बनाता है? कंसर्न मिनिस्ट्री एक कमेटी अपॉइंट करके ड्राफ्ट बिल बनवाती है, ड्राफ्ट बिल बनवाती है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? लॉ मेकिंग प्रोसीजर। यस सर। अब आप कहेंगे गुरप्रीत सर आप एक नंबर के धोखेबाज हैं, आप एक नंबर के धोखेबाज हैं। मैंने कहा भाई क्यों, मैं धोखेबाज क्यों हूं? सर आपने ना बोला कि मैं लॉ मेकिंग प्रोसीजर बताऊंगा, और आखिरी में एक्ट का प्रोसीजर बता दिया। आपने कहा कि लॉ का प्रोसीजर बताऊंगा, लेकिन बाद में आपने एक्ट का प्रोसीजर बता दिया। अबे लॉ का प्रोसीजर बताओ ना, एक्ट का प्रोसीजर क्यों बता रहे हो? दम है तो लॉ का प्रोसीजर बताओ, एक्ट का प्रोसीजर क्यों बताओ? या ये दोनों सेम है या ये दोनों अलग है? सर ये हमें बता दो। वेरी गुड, आपको जानना पड़ेगा इसके लिए लॉ और एक्ट डिफरेंस होते हैं, तो मैंने लॉ बनाने के प्रोसीजर में एक्ट को क्यों बताया। वेरी गुड। तो लॉ जो होती है ना बेटा, वो वाइडर टर्म होती है, वो वाइडर टर्म होती है। ठीक है, लॉ क्या होती है? एक वाइडर टर्म होती है, जिसमें कि एक्ट भी आता है, जिसमें कि रूल्स भी आते हैं, जिसमें कि सर्कुलर्स भी आते हैं, जिसमें कि नोटिफिकेशन भी आते हैं, जिसमें कोई चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट भी आते हैं, और केस लॉज। यानी लॉ कितनी बड़ी टर्म है? एक वाइडर टर्म है,
और एक्ट बस उसका पार्ट है। एक्ट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लॉ, बट यस एक्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ लॉ। एक्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ लॉ। जैसे कि अगर मैं फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं ना, सीए फाउंडेशन में आपको सिलेबस में क्या था, बिजनेस लॉ, बिजनेस से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाने थे आपको। फिर उन्होंने आपको क्या पढ़ाया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया, जिसको मर्केंटाइल लॉ भी बोलते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ाया, सोगा पढ़ाया, अब तो आपको याद भी नहीं होगा, पार्टनरशिप पढ़ाया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया 1932, करेक्ट। तो ये बिजनेस लॉज थे, और ये लॉ एक कैटेगरी थी, उसके अंदर अलग अलग एक्ट थे। क्या आप फील कर पा रहे हैं मेरी बात को? सो लॉ इज अ वाइडर टर्म, उसके अंदर एक्ट आता है, उसके अंदर रूल्स आते हैं, उसके अंदर सर्कुलर्स आते हैं, उसके अंदर नोटिफिकेशंस आते हैं, उसके अंदर चेंजेस, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस आते हैं, और जो जज ने इंटरप्रिटेशंस करे हैं केस लॉज, उसके लिए वो आते हैं। अगर आप किसी लॉ को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, है ना। इन टर्म्स को हम धीरे धीरे आगे जब हम पढ़ेंगे तो सारी टर्म्स आपके पास आएंगी तो मैं दिखा दूंगा, है ना। ओके सर, आगे चलते हैं। अब करते हैं एक्ट की बात, सिर्फ एक्ट की बात करते हैं, क्योंकि बिल ही एक्ट बन जाता है जब उस पर क्या मिल जाता है, प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है। चलिए, तो एक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो एक्ट में होते हैं चैप्टर्स, सेक्शंस, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन, सब सेक्शन के अंदर क्लॉजेस, क्लॉजेस के अंदर सब क्लॉजेस, सब क्लॉजेस के अंदर शेड्यूल्स। कैसे होते हैं एक एक्ट में आपको दिखाना चाहता हूं मैं, भैया ऐसे समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आज मैं आपको कंपनीज एक्ट 2013 दिखा रहा हूं। ये देखो, मैं डाउनलोड करके लेके आया हूं, जो कितने पेजेस का है, ध्यान से देखो, ऊपर देखो, क्या आपको दिख रहा है कितने पेजेस का ये एक्ट? 288, द कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले इसमें इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स में देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर के अंदर सेक्शन दिए हुए, ये इंडेक्स है, सेक्शन, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, फिर 2 सेक्शन में चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है, ओके। उसके अंदर क्या आया, सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 4 मेमोरेंडम, ऐसे करके देखो सेक्शन चल रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चल रहे हैं। फिर चैप्टर सेक्शन 22 के बाद चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया, और ऐसे करते करते ही, ऐसे करते करते ही अगर हम आगे जाएं, देखना, हाँ देखें इसमें कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शन है आपके कंपनीज एक्ट में, कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट में। चलते जा रहे हैं भाई, चलते जा रहे हैं, अभी तक इंडेक्स ही खत्म नहीं हो रहा। सोचो, अभी भी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। हाँ हाँ, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो लास्ट सेक्शन कौन सा है मेरे बच्चा? सेक्शन नंबर 470। यानी टोटल कितने सेक्शन है, आ जाओ, टोटल कितने सेक्शन है मेरे बच्चा, कोई अगर आपको पूछेगा। कंपनीज एक्ट मैंने आपको दिखाया, टोटल कितने सेक्शन दिखे आपको कंपनीज एक्ट में? 470 सेक्शन मैंने आपको इंडेक्स में दिखाया। अच्छा, शेड्यूल कितने दिए हुए हैं कंपनीज एक्ट में? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7। तो शेड्यूल कितने दिए हुए हैं मेरे बच्चा? 7 शेड्यूल्स दिए हुए हैं, वो भी रोमन नंबर में अगर आप देखोगे 7 शेड्यूल्स हैं कंपनीज एक्ट में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। टोटल चैप्टर्स कितने हैं अगर देखा जाए, टोटल चैप्टर्स कितने हैं? लास्ट चैप्टर कौन सा है इसका? मिसलेनियस नाम का चैप्टर है, जो कि रोमन नंबर में लिखा हुआ है XXIX, यानी 29 चैप्टर्स, यानी 29 चैप्टर्स, 29 चैप्टर्स। तो एक्ट में क्या आपने देखा, मैंने आपको दिखाया 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स, लिस्टिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। एक्ट की बात कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 की। अब देखते हैं सबसेक्शन कैसा दिखता है, क्लॉज कैसा दिखता है और सब क्लॉज कैसा दिखता है, इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं, बस
एक प्राइमा फेसी नजर मार रहे हैं ताकि आगे जाके हमें दिक्कत ना हो। धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे और हो सकता है कुछ चीजें आपने सीखी भी हुई हो, बट आज का हमारा मेन यही है कि हमें बेसिक्स क्लियर हो ताकि आप बार बार मुझसे इन चीजों पे डिस्कशन ना करें। क्या ये बात आपको क्लियर है? यस सर, ये बात आपको क्लियर है। अभी सेक्शन सब सेक्शन दिखाता हूं। ये देखो, सेक्शन 4 मेमोरेंडम, सेक्शन 4 मेमोरेंडम, सब सेक्शन 1, सेक्शन 4 मेमोरेंडम, सब सेक्शन 1। द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शॉल स्टेट, ए लिखा हुआ है ए, तो यानी सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, और इसको ऐसे रेफर किया जाएगा, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन के अंदर क्या है, क्लॉज ए है। अगर आप इसको रेफर करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी, और क्लॉज डी के अंदर अगेन फिर से एक और क्लॉज आ गया, फर्स्ट लिखा हुआ है दूसरे उसमें, तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए? जल्दी बताइए। तो यानी कैसे लिखा होता है एक बार ही देखते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स के बाद क्या होते हैं, चैप्टर्स के अंदर मेरे बच्चा सेक्शंस दिए होते हैं, है ना, सेक्शंस। और हर सेक्शन के अंदर नॉर्मली क्या होता है, सब सेक्शन होता है, सब सेक्शन। सब सेक्शन के अंदर क्या होता है, सब सेक्शन के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो क्लॉजेस दिए होते हैं, और क्लॉजेस के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो सब क्लॉजेस दिए होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? एंड लास्ट में एक्ट के अगर कुछ लिस्ट वगैरह देनी है उन्हें अलग से, तो वो किसकी फॉर्म में दे सकते हैं, शेड्यूल की फॉर्म में दे सकते हैं। वो किसकी फॉर्म में दे सकते हैं मेरे बच्चा, शेड्यूल की फॉर्म में दे सकते हैं। क्लियर है कि ये एक्ट का अरेंजमेंट ऐसा है, क्या है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको बताता हूं। कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल, अभी मैंने टेक्निकल कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, धीरे धीरे मैं टेक्निकल्स में जाऊंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा जैसे ही हम सिलेबस में डाइव इन करेंगे, है ना। क्योंकि हमारे क्वेश्चन अब डायरेक्ट आने बंद हो गए हैं इंटर लेवल पे, अब वो लोग घुमा के पूछते हैं, और घुमा के पूछने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी जो होनी चाहिए वो अटमोस्ट लेवल होना चाहिए। और याद तो आपको करना है, तो हमें दोनों चीजें चाहिए, हमें क्लैरिटी भी चाहिए ताकि आंसर हमारा कंक्लूजन सही हो, और हमें लॉ भी याद रखना पड़ेगा, लॉ के वर्डिंग्स भी याद रखने पड़ेंगे ताकि हमारे को जो मार्क्स हैं वो लीगल लैंग्वेज के बेसिस पर मिले। क्लियर है क्या? यस और नो। कई बार क्या होता है, सेक्शन के बाद डायरेक्ट सब सेक्शन ना आके, कई बार सेक्शन की जगह, सेक्शन के बाद डायरेक्ट सब सेक्शन ना आके क्या आ जाता है, कई बार क्लॉज आ जाता है, कई बार क्लॉज आ जाता है, कई बार सेक्शन सब सेक्शन की जगह क्या आ जाता है मेरे बच्चा, क्लॉज आ जाता है। मतलब सेक्शन के बाद सीधा, ये नॉर्मली तो यही चलता है, सेक्शन के बाद सब सेक्शन के अंदर क्लॉजेस, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन से सेक्शन में आपने नॉर्मली देखने को मिलेगा। आज आपका यही, भाई थोड़ा सा होमवर्क तो देंगे ना भैया, करेक्ट। तो आज आपका यही होमवर्क है कि आप चेक करके बताओगे कि भैया कब सब सेक्शन, कब क्लॉजेज होगा। मैं भी इस पे बताऊंगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे हम बहुत सारी आगे पढ़ने वाले हैं, तो सब आपको समझ आ जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा बेसिक्स ऑफ लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बहुत सारी चीजें, अब कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे तो पढ़ने वाले हैं।